नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर शव को 10 किलोमीटर तक घसीटती रही स्विफ्ट कार मथुरा टोल नाके पर रुकी तो बिखरे मिले। घटना पर पहुंची पुलिस। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। देवरिया मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स की दबंगई आई सामने। डॉक्टर्स और गार्ड ने मरीज के परिजनों से जमकर की मारपीट। घायलों ने देवरिया सुंदर कोतवाली में दी तहरीर। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आगरा से शिवसेना के अध्यक्ष वीनू लवानिया ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बोला हमला। कहा मोहन भागवत को नहीं है ब्राह्मणों के बारे में ज्ञान। सड़क हादसे में मैनपुरी में तैनात जज की मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फिरोजाबाद के नगला खंकर पर अनियंत्रित कार के ट्रक में घुसने से हुआ था हादसा। कार चालक भी गंभीर रूप से हुआ था घायल। आगरा रेल डिवीजन में बनारस से जयपुर की तरफ जा रही मरुधर एक्सप्रेस में दिया गया 4 लोगों को जहर। नाखुश दुल्हन से ससुराल वालों को चलती ट्रेन में दिया गया जहर। मौके से दुल्हन फरार। आगरा के रकाबगंज में अनाधिकृत बिल्डिंग्स पर एडीए की लगातार कार्रवाई जारी। एडीए ने 2 अवैध भवनों को किया सील। आगरा महामार्ग पर जरार मंडी के पास कैंटर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। घायलों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ललितपुर में गैंगस्टर्स के आरोपी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सहित 2 बेटों और पुत्रवधू पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की संपत्ति कुर्क की गई। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के चलते वृंदावन क्षेत्र के स्कूल में घोषित की गई छुट्टी। गुरुकुल पब्लिक स्कूल 10 और 12 फरवरी को रहेगा बंद। एटा में फर्जी नर्सिंग होम ने एक बार फिर से ली है प्रसूता की जान। परिजनों ने काटा जमकर हंगामा। हॉस्पिटल छोड़ डॉक्टर फरार, स्टाफ भी फरार। अयोध्या परिवहन के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार को किया गया सस्पेंड। बसों में डीजल भराने में वित्तीय अनियमितताओं के में दोषी पाए जाने के बाद हुई कार्रवाई। फतेहपुर में जाफरगंज की रावतपुर नहर के पास बेकाबू ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार छात्रा की मौके पर ही मौत। बरेली बाईपास में तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट ने रिक्शे को रौंदा। ई रिक्शे में बैठी सवारियों को आई हैं गंभीर चोटें। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसएचओ सहित पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। G20 और जीआईएस के लिए लखनऊ के उद्यान विभाग ने किए हैं सराहनीय काम। सड़कों और डिवाइडरों के किनारे नजर आ रहे हैं रंग बिरंगे फूल। फतेहपुर के कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने अधिकारियों और नगर पंचायत नगर पालिका प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आगामी चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर 2 हिस्सों में बटी है मालगाड़ी। कैपलिंग टूटने से हुआ हादसा। सही करने के लिए काम प्रगति पर है। रायबरेली के एरिया थाना क्षेत्र के दुसौती गांव में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पर जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप। तहसील से नीलामी में पीड़ित ने खरीदी थी जमीन। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। संत कबीर नगर पुलिस ने महिला लगा गुहार। विवाहिता ने कहा कि पति करने जा रहा है दूसरी शादी। शादी रुकवाने के लिए पुलिस प्रशासन से मदद मांगी गई। बिजनौर के हिमपुर दीपा क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर लगाया जानलेवा हमले के आरोप। मामले में थाना प्रभारी सहित 2 कांस्टेबल घायल। भदोही के कोइरोना थाना इलाके में मिट्टी की दीवार गिरने से हादसा। 2 सगे भाइयों की दबने से मौत। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में ऑटो चालकों के बीच जमकर हुई मारपीट। सवारी बैठाने को लेकर हुआ था विवाद। 2 ऑटो चालकों को लगी है गंभीर चोटें। अयोध्या के सिविल लाइन गांधी पार्क में आपने धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। अनिल प्रजापति की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अडानी पर लगाए गंभीर आरोप।
तो चलिए अब खबरें विस्तार से। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने अफसरों के साथ बस से G20 की तैयारियों का जायजा लिया है। रोशन जैकब ओमेसी एयरपोर्ट से शहीद पथ होते हुए बंदा रोड, लोहिया मार्ग और इमाम बाड़ा तक के सभी चौराहों का जायजा उन्होंने लिया है। और वहीं आगरा में होने जा रही G20 सम्मेलन को लेकर 11 फरवरी को आगरा किला, 12 फरवरी को ताजमहल को बंद रहेगा और G20 का डेलीगेशन 11 फरवरी को किला देखेगा और 12 फरवरी को ताजमहल का दीदार किया जाएगा। G20 को लेकर आगरा में तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 10 तारीख को हमारा जो मेहमान है वो आएंगे और बहुत कम समय होता है, तो हम लोग हर प्रकार से देखते हैं रूट को कि रात के समय कैसा रहेगा, लाइटिंग किस प्रकार की है, वोल्ट कार से बैठते भी देखते हैं और गाड़ी में बैठते भी देखते हैं, क्योंकि कई लोग बस में भ्रमण करेंगे तो बस से कैसा दृश्य दिखाई देता है, वो सब चीज़ देखें कि हम सभी अधिकारियों ने आज बस से भ्रमण किया है और यही कोशिश कर रहे हैं कि अपना अच्छे से अच्छा हम आर्टिस्ट का प्रदर्शन कर सकें। सर, आपका अनुभव कैसा रहा सर? बस से सारे अधिकारी थे, तो आपके अनुभव अच्छा, बस साथ में बैठने से होता है कि सारा डिस्ट्रिक्ट। और वहीं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने खोवाई में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर निशाना भी साधा। आज जब विकास की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है, तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के इसको पचाना नहीं चाहती, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अच्छा काम किया है। पूरे देश के अंदर अच्छा काम हुआ है और त्रिपुरा को तो बोलना ही क्या, 5 वर्ष पहले भी मैं आया था, तब मैं देख रहा था मकान नहीं थे, आवास नहीं थे गरीबों के पास, बिजली नहीं थी, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं मिल पा रही थी, सुरक्षा का वातावरण नहीं था। लेकिन 5 साल के बाद जब मुझे त्रिपुरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्री डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में आज यहां पर इन योजनाओं का लाभ हर घर तक बिना भेदभाव के त्रिपुरा वासियों को प्राप्त हो रहा है। और वहीं हाल ही में पेश हुए बजट पर केंद्र सरकार अपनी जमकर पीठ थपथपा रही है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। वहीं यूपी से शुरू हुआ रामचरित्र मानस का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है और बदले में सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने से नहीं थक रही है। केंद्र सरकार द्वारा भी हाल ही में बजट पेश किया गया है, जिसकी सरकार बढ़ चढ़कर तारीफ कर रही है। इसके साथ ही यूपी भी कदम से कदम मिलाकर केंद्र सरकार के साथ अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, चाहे वो G20 की बात हो या फिर आने वाले जो यूपी का बजट है 20 तारीख को पेश होगा उसकी बात हो। कई सारी योजनाएं यूपी सरकार की तरफ से हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, स्वागत आपका बहुत बहुत। किस तरह से देख रहे हैं जो आगामी बजट यूपी में आएगा और इसके साथ ही जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बजट पेश किया है? देखिए, केंद्र सरकार ने जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्रीमती सीतारमन जी ने जो बजट लोकसभा में पेश किया, उसकी तारीफ पूरे देश में हर वर्ग का व्यक्ति कर रहा है। अगर विरोध कर रहा है तो वो विपक्ष कर रहा है, क्योंकि विपक्ष उसे बताता है चुनावी बजट। चुनावी बजट का क्या मतलब है? मतलब अच्छा बजट। तो अच्छा चीज़ों के लिए काम किया जाएगा तो उनको चुनावी बजट कहते हैं। जबकि सच ये है कि किसानों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को और गरीब तबके को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, छात्रों को, सभी को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
आगामी 25 साल तक का एक कार्यक्रम तय कर चुके हैं, प्रोग्राम बना चुके हैं कि विकसित भारत बने और आत्मनिर्भर भारत बने। इसके लिए हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति मजबूत होना चाहिए आर्थिक रूप से, और उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, और पूरी तरीके से लोग राष्ट्र के निर्माण में और देश के निर्माण में पूरी भागीदारी निभाएं और कोई प्रॉब्लम परेशानी ना हो। इस तरीके के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाला ये बजट है, जिसकी सब तरफ चर्चा हो रही है और सब लोग तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में रामचरितमानस एक बड़ा मुद्दा बना। हिंदुओं की तरफ से कहा गया कि ये आहत कराए आस्था को। इसके साथ ही यूपी प्रशासन ने एक सराहनीय कदम उठाया। जिन्होंने रामचरितमानस का अपमान करा था, उन्हें फाड़ा गया था, उन पर रसूका लगाई गई। इसको किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि विपक्ष ने इस पर भी सवाल खड़े करे हैं और कहा है ये भी जाती है। देखिए, बड़ा एक रामचरितमानस पर इस समय जिन्होंने इस चर्चा को शुरू किया, विवाद को शुरू किया, वो पहले अभी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते रहे। अब वहाँ से जब छोड़ के भागे, चुनाव भी हारे, तो एक जैसे होता ना कि हीन भावना से ग्रसित आदमी, उस तरीके से उन्होंने बात की। और मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी समझदार आदमी आज के युग में, जब साइंटिफिक युग चल रहा है, तो ऐसे में कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे विकास हो, उस पर चर्चा करनी चाहिए। और ये जो उन्होंने बात शुरू की है, ये गलत है, और किसी आस्था पर चोट करना मैं समझ रहा हूँ गलत है। और इसलिए उनको चाहिए कि जो रामचरितमानस रामायण का, या भगवान राम को मानने वाले लोग, सभी लोग, आस्था रखने वाले सभी लोग, और रामचरितमानस में आस्था रखने वाले लोग, उनको जो ये चोट पहुंचाई है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें या फिर सपा की बात करें, दोनों आपके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि आप लोगों से उनकी आज़ादी छीन रहे हैं, और भाजपा रोजगार के मुद्दे पर बात करनी चाहिए उसे, और युवा वर्ग के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, मगर उसके पास जो टॉपिक है वो मुसलमानों का है सिर्फ। देखिए, वो गलत बोल रहे हैं। जब कॉमन सिविल कोड अगर कानून वास्तव में बन के लागू हो, तो क्या वो जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए लागू होगा? वो तो पूरे देश के लिए, उसका नाम ही कॉमन सिविल कोड। इसमें परेशानी किसको हो रही है? परेशानी उनको हो रही है जो गलत करना चाहते हैं या किसी को बेवजह खुश करना चाहते हैं, उन्हीं को परेशानी हो रही। वरना अगर ये तय कर दिया जाए कि सभी लोगों के लिए एक तरीके के नियम होंगे, वो नियम भारत के संविधान के तहत चलते हैं, और धर्म जो है वो धार्मिक आधारों पे चलता है, तो कॉमन सिविल कोड से किसी के धर्म पर कोई हस्तक्षेप करने का कानून नहीं है। वो पूरी आज़ादी लोगों को अपनी धर्म को मानने की और उसके इबादत करने की रहती है। लेकिन ये कहना कि ये जो है धर्म के खिलाफ है या किसी विशेष धर्म के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा जो लोग भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि वो पक्षपात करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कुशल किशोर हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि संसद से लेकर सड़क तक जो कांग्रेस या फिर विरोधी दलों का हंगामा है वो बेबुनियाद है। इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियां इन्होंने गिनवाई है कि किस तरह से आगामी समय में सरकार के लिए गए फैसलों पर जनता को गर्व महसूस होगा। कैमरा पर्सन चंचल के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। और वहीं अलीगढ़ में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने राहुल गांधी के सीएम योगी को लेकर दिए गए बयान पर यह कहा है कि राहुल गांधी धर्म अधर्म कुछ नहीं जानते, उनके बारे में क्या ही कुछ कहा जा सकता है। उनकी बुद्धि, हमें तरस उन पर आता है। राहुल गांधी की बुद्धि का यह दिवालियापन है। देखिए,
स्वरोजगार को बढ़ावा देना भारत के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारा जनसंख्या बाहुल्य देश है। सभी को सरकारी नौकरियां नहीं हो सकती। कोई भी देश जब तक स्वयं स्वावलंबी नहीं होगा तब तक विकसित नहीं हो सकता। स्वरोजगार के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अनेक कार्य, अनेक योजनाएं बनाई हैं। MSME को बढ़ावा दिया है और एक जिला, एक OPOD को बढ़ावा दिया है। इसलिए स्वरोजगार के द्वारा ही ये बेरोजगारी का समाधान भी होगा और हमारी देश की प्रगति भी। और वहीं आजमगढ़ में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने चल रहे धार्मिक विवाद पर विपक्षों पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि प्रदेश तरक्की की राह पर चल रहा है, जिससे कि सभी विपक्षी घबराए हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नौजवानों के लिए और अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम कर रही है, और योगी सरकार ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं वहाँ विशेष रोजगार मेले लगेंगे। उसी के आयोजन में जनपद आजमगढ़ के जो मुबारकपुर क्षेत्र है वहाँ अशरफिया। और वहीं फतेहपुर कोतवाली में दर्ज कथित धर्मांतरण के मामले में फतेहपुर थाना पुलिस प्रयागराज के नैनी स्थित शूटआउट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो पहुंची है और शूटआउट यूनिवर्सिटी में नैनी थाना पुलिस के साथ फतेहपुर पुलिस ने भी दबिश दी है। फतेहपुर धर्मांतरण मामले में जहां शुआर्ट्स के कुलपति RB लाल के खिलाफ पुलिस ने नोटिस जारी किया था और अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, मगर RB लाल, उनके भाई विनोद बी लाल समेत अन्य 6 लोग अपना जवाब दर्ज कराने फतेहपुर नहीं पहुंचे थे। जिसके बाद आज फतेहपुर पुलिस और प्रयागराज की नैनी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए, जहां कोर्ट ने NBW जारी किया था, तो वहीं आज शुआर्ट्स पहुंची थी और शुआर्ट्स पहुंचने के बाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वहां पर NBW की नोटिस चस्पा की है। और जहां कोई भी शुआर्ट्स कैंपस में और कुलपति के घर पर नहीं मिला और पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वे उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम अतौर सिंह आज रायबरेली पहुंचे हैं, जहां पर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट के बचत भवन में मीटिंग की गई है और मीटिंग में आरक्षण और तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई है। उद्देश्य यही है, देखना है कि OBC डेडिकेटेड कमीशन है फॉर बैकवर्ड्स, यानी बैकवर्ड के हितों को देखने के लिए ही कमीशन बना है। बैकवर्ड की संख्या ठीक से काउंट की गई है, उसमें रिजर्वेशन ठीक से दिया गया है या नहीं, यही देखने के लिए हम लोग चर्चा वही। पहले तो फिलहाल तो यही चल रहा है कि कितनी काउंटिंग गलत हुई है कुछ। और वे रामपुर में आगापुर रोड स्थित गीत गोविंद रिजॉर्ट्स में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विगत 2 दिनों में समाज कल्याण विभाग ने 990 जोड़ों का विवाह उनकी धार्मिक रीति रिवाजों से करवाया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक आकाश सक्सेना भी पहुंचे और नवविवाहिता जोड़ों को विवाह संपन्न होने पर घरेलू सामग्री भी दी गई। लगभग 1000 के आसपास है। 500 कल हुए थे, 500 आज हुए थे। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार की जो योजना है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। भारतवर्ष में इसकी बहुत तारीफ होती है। देखिए, रामपुर वालों को नहीं, ये मैसेज उत्तर प्रदेश के लिए होता है। और जिस तरीके का आज ये जो कार्यक्रम है उससे ये है कि अगला जब कार्यक्रम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि ये योजना का लाभ गरीब के घर तक पहुँच सके। और वे मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में आज राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और पदाधिकारी गण भी पहुंचे हैं, जहां पर पहुंचकर उन्होंने राकेश टिकैत से मुलाकात कर आगामी 10 फरवरी को होने वाली महापंचायत और किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। देखो, एक समर्थन देने की परंपराएं देश में हैं। जिसकी सत्ता हो और जो विपक्ष वाला हो वो आंदोलन को समर्थन करता है। ये पुरानी परंपराएं रही हैं। जब सरकार इनकी थी, हुकम सिंह पर लाठीचार्ज हुआ तो हम ट्रैक्टर लेकर वहां भी गए। ठीक है, तो वही यूनियन का काम आंदोलन का है और इसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मुद्दे सब एक। और यूपी के संत कबीर नगर जिले के
मगहर में आज से महोत्सव की शुरुआत हो गई है। यह महोत्सव 7 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और इस मेले की शोभा को बढ़ाते हैं। यह महोत्सव महान संत कबीरदास की स्मृति में आयोजित किया जाता है। मगहर महान संत कबीर की निर्वाण स्थली है और मध्यकालीन संतों में कबीर का जो योगदान है साहित्यिक रूप में या सामाजिक चेतना के रूप में वो अनुकरणीय है और बड़े लंबे समय से यहाँ पे। और वहीं सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने किसानों को लाभकारी गन्ना मूल्य दिलाने के लिए हकीकत नगर के रामलीला ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्र में 4 महीने गन्ना मिलों को चलते हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक गन्ने का मूल्य की घोषणा नहीं हुई है। और वहीं मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक, पूर्व नेता, मंत्री और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान डीएम ऑफिस पर रालोद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान, विधान दल के नेता राजपाल बालियान और खतौली विधायक मदन भैया भी पहुंचे और यहां पर पहुंचकर सभी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के आदेश पर पिछले 1 महीने से पार्टी का किसान संदेश अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें किसानों की 3 मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। उसमें और वहीं सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी में रेल प्रशासन के दावे वाली जमीन अब से कब्जेधारियों को हटाने के उत्तराखंड के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई यह हुई है। उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी अतिक्रमण 8 हफ्ते तक नहीं हटाया जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण के हाई प्रोफाइल मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां रेलवे ने 8 सप्ताह का समय मांगा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली तिथि 2 मई की निश्चित की है। वहीं 2 मई की तिथि आने से बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। अब देखना होगा कि 2 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। आपको बता दें कि रेलवे अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने 4365 घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था। वहीं इस मामले में आज सुनवाई हुई, जहां रेलवे ने 8 सप्ताह का समय मांगते हुए अगली डेट मांगी थी। अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी। अब सबकी निगाहें 2 मई पर टिक गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आखिर उनके पक्ष में फैसला होता है या रेलवे के। हल्द्वानी और वहीं नैनीताल और उधम सिंह नगर में भूमाफिया निडर होकर बड़े स्तर पर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो है जिसमें वन विभाग के कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर चेकिंग तो करते हुए नजर आ रहे हैं, खनन माफियाओं को पूरा मौका देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको अभी वीडियो भी दे रहा हूँ, विजुअल भी दे रहा हूँ, जिसमें पोकलैंड दिन में जो है डंपरों को भर रही है और रात के भी वीडियोज हैं। और जो मेरी जानकारी है, मुझे कल एक पत्रकार ने न्यूज़ चलाई थी, उसके बाद ही पता चला। फिर एक पत्रकार भाई ने मुझे रास्ते में टोका कि यहाँ इतना वो हो रहा, अवैध खनन हो रहा। और वहीं नैनीताल और उधम सिंह नगर में अवैध खनन का खेल जोरों पर चल रहा है। खनन माफिया और वन विभाग के गठजोड़ का मेलजोल जंगलों को नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और खनन माफियाओं के प्रति नजरअंदाजी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब कांग्रेस ने घेरना शुरू कर दिया है। ये रोड बहुत ज़्यादा चलती है और बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चे स्कूल जाते हैं। सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे कोई चलाने का वाहन, बड़े वाहनों का मतलब नहीं रहता। बहुत ज़्यादा रोड चल रही है, स्कूल के बच्चे भी आने जाने से परेशान है। वन विभाग जो तराई पश्चिमी रामनगर लग रहा है, उसके अधीन एक वन विभाग चौकी पड़ती है, जूरखा और गुलजारपुर चौकी। इसमें जंगल हैं जिसमें बेशकीमती लकड़ी, सागौन और खैर के जंगल हैं और कोसी से लगते हुए जंगल हैं। कोसी में तो खनन रात में चली। और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, राहुल पर महंत राजू दास का बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि अल्पबुद्धि वाला ही ऐसी बात कर सकता है, किसी संत को ठग कहना अल्पबुद्धि का उदाहरण है। राहुल को जनेऊ पहनाने की नौटंकी भी नहीं आती, यह स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट सामने आया था, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर
उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया था उसी को लेकर यह कटाक्ष किया गया है, जिसमें कहा कि किसी संत को ठग कहना अल्प बुद्धि का उदाहरण है और राहुल को जनेऊ पहनाने की नौटंकी तक नहीं आती, ये तक उन्होंने कह दिया है। तो राहुल पर महंत राजू दास का यह सीधा सीधा हमला, जहां पर उन्होंने कहा कि अल्प बुद्धि वाले ही ऐसी बात कर सकता है जिसमें बुद्धि की कमी हो। किसी संत को ठग कहना अल्प बुद्धि का उदाहरण है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।